नमस्कार। नमस्कार। मेरे साथ जुड़े मेरे हुए साथ हैं। जुड़े हुए हैं। आप माइक ऑन आप करिए। माइक ऑन करिए। माइक ऑफ करिए। माइक माइक ऑफ ऑफ करिए। करिए। माइक ऑफ। हाँ, मेरे हाँ, साथ जुड़े मेरे हुए साथ हैं। जुड़े हुए हैं। माइक ऑफ माइक करिए। ऑफ करिए। इको आ रही है। इको हाँ, मेरे साथ जुड़े हुए हैं श्री श्रीकांत जी और श्रीकांत वैष्णव जी। यह समाज सेवा और राजनीति दोनों से जुड़े हुए हैं और हमारा ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है। 3 चैनल पे लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। आज हम बहुत महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं कि कैसे हम इस देश में आमूल चूल परिवर्तन ला सकते हैं और उसमें क्या हमें करना होगा, कैसे हम विभिन्न जो है ना लोगों को जोड़ेंगे, कैसे हम छात्रों को जोड़ें, कैसे हम शिक्षकों को जोड़ें, कैसे हम समाज सेवी संगठनों को जोड़ें, कैसे हम विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ताओं को जोड़ें, कैसे हम जो है संत समाज को जोड़ें, कैसे हम किसानों को जोड़ें, मजदूरों को जोड़ें। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाने के पहले मैं श्रीकांत जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना माइक ऑन करके पहले अपना परिचय दें, जिससे ऑडियंस उनको पहचान सके। नमस्कार, मेरा नाम श्रीकांत वैष्णव है। मैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से हूं और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। साथ में मैं राजनीतिक विश्लेषक भी हूं, राजनीतिक रणनीतिकार भी हूं। मैं पूरे देश में चुनावों को एक विश्लेषण करता हूं और एक अपनी रणनीति बनाता हूं और मैं सभी पार्टियों के साथ-साथ सभी प्रत्याशियों के लिए भी काम करता हूं। ये मेरा एक छोटा-सा परिचय है। धन्यवाद। आप अपना माइक ऑफ करिए। हमें ये ड्रिल रखना पड़ेगी कि क्योंकि बहुत जबरदस्त इको आ रही है, लिहाजा हम एक दूसरे के माइक ऑन ऑफ करते रहें। जब बोलें तो माइक ऑन कर लें और जब सामने वाला बोल रहा है तो हमारा माइक ऑफ होना चाहिए और हमें इसको बहुत स्मार्टली करना होगा। बार बार इसे कहने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो श्रीकांत जी ने जैसा कहा है कि वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है, बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। आप उनके पीछे रखी हुई किताबों से अनुमान लगा सकते हैं कि वो वकालत से जुड़े हुए हैं, समाज सेवी हैं और राजनीति से भी उनका गहरा संबंध है और वो इस प्रयास में लगे हुए हैं कि कैसे विभिन्न राजनीतिक संगठनों को एक साथ जोड़ा जाए, जिससे हम महापरिवर्तन ला सकें। हमें एक चीज ध्यान में देना पड़ेगी कि यह जुड़ना उस तरीके का नहीं है जैसा कि 23 तारीख को पटना में विपक्षी दल के पार्टियां जुड़ी और सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए वो एक मंच में इंडिया नामक जो है उन्होंने संगठन खड़ा करने की कोशिश की है। क्राइम फ्री भारत का मानना है कि ये मॉडल इतना जबरदस्त है कि इसमें इस तरीके की साठगांठ की जरूरत नहीं है और हम लोग अपने इतने साल के मेहनत को बहुत जल्दी से जोड़ने में यूज कर सकते हैं और जो जितने अधिक लोगों को जोड़ेगा वह जो है इस रेस में आगे बढ़ पाएगा। लिहाजा हमें जो बंदर बांट वाला समझौता करने की जरूरत नहीं है। जिस व्यक्ति ने मेहनत करके अपनी मेरिट लिस्ट में आ गया तो वो अपने आप उसको जो है टिकट मिल जाएगा, उसके लिए किसी समझौते की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए बहुत आसान है कि सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता, और मैं तो ये कह रहा हूं कि बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि कांग्रेस है, भाजपा है, सपा है, ये सभी राजनीतिक पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं के साथ बहुत दुष्टता कर रही हैं। वो उनका दोहन करती हैं, उनसे दरियां बिछवाती हैं, उनसे कुर्सियां लगवाती हैं, पोस्टर लगवाते हैं, किसी दूसरे के पोस्टर पे कालिख पुतवाते हैं, जुलूस निकलवाते हैं, पुतले का दहन करवाते हैं और इस पूरी प्रक्रिया में कई बार जो है बेचारे कार्यकर्ताओं के विरुद्ध अपराध भी पंजीबद्ध होता है, उन्हें जेल भी जाना पड़ता है। इन्हीं कार्यकर्ताओं के वजह से जिनको जो है
जो घर घर जाके लोगों को बाहर निकालते हैं, इनके नेताओं के लिए भीड़ इकट्ठी करते हैं, ऐसे जो है कार्यकर्ता, सभी पार्टियां ऐसे कर्मठ कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर रही हैं। अभी ढेर सारे लोग, इन्होंने जो टिकट बांटे हैं, इनके टिकट बांटने का आधार ही घटिया है। ये अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं, ये जो ज्यादा पैसा देता है उसको टिकट देते हैं, जो विनेबिलिटी जैसा घटिया कॉन्सेप्ट के आधार पर, जो किसी भी गड़बड़ कार्रवाई के कारण विनेबिलिटी में अपने आप को ज्यादा सिद्ध कर पा रहे हैं, उसके आधार पर वह टिकट पा जाते हैं। जो ज्यादा पैसे देते हैं उनको टिकट मिल जाता है। तो ढेर सारे अच्छे लोग जो कि जिन्हें टिकट मिलना चाहिए, लेकिन किसी कारण से उन्हें टिकट नहीं मिलता है, उन्हें जो है हाशिए पे खड़ा रहना होता है। वो भीड़ करते हैं, सब कुछ करते हैं, और इसके बावजूद भी उन्हें स्थान नहीं मिलता है। तो मैं यहां केवल छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियों की बात नहीं कहूंगा, मैं सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी कार्यकर्ता, जिसमें भाजपा, आरएसएस, कांग्रेस, सपा, बसपा, तृणमूल कांग्रेस से लेके हर छोटी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के लोग, जिनमें सामर्थ्य है, जो 21 लक्ष्यों के साथ इस भारत को बदलना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि इस देश में जो दुष्टतापूर्वक हमारे पूर्व राजनेताओं ने अंग्रेजों के वो नियम कानून जो उन्होंने 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए, भारतीयों को शोषण करने के लिए, अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए बनाए थे, इन दुष्टों ने वही व्यवस्था, वही कानून हमारे ऊपर थोप के रखे हैं। यह हमारे राजनेता इतने दुष्ट हैं कि इन्होंने अंग्रेजों की प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था, जिसमें चंद मुट्ठी भर अंग्रेजों ने जलियांवाला जैसे जघन्य कांडों को जो है ना जमीन पे जो है ना किया, उसी घटिया व्यवस्था को इन्होंने हमारे ऊपर थोप दिया। और इतना ही नहीं, संविधान में 4 आर्टिकल में उस व्यवस्था को प्रोटेक्शन दे दिया है, उन्हें लाट साहब बना दिया है। सेक्शन 109 आर्टिकल 109, आर्टिकल 110, आर्टिकल 111, आर्टिकल 112, ये 4 सेक्शन हैं जो इन घटिया लाट साहबों को पूरी तरह से कवच और संरक्षण दे रहे हैं। और ये अपेक्षा की गई थी कि जब ये कवच और संरक्षण मिल जाएगा तो ये देश हित में, जनहित में काम करेंगे। लेकिन ये इतने दुष्ट हैं कि इन्होंने राजनेताओं का जो है ना अपने जो है ना खुद राजनेताओं के चरण सेवक बन गए हैं, पब्लिक के ऊपर कहर ढा रहे हैं, घटिया कानूनों के तहत भी जो इनकी विधिक जिम्मेवारी है उसका पालन नहीं कर रहे हैं। ये हमारे लिए शर्मिंदगी का और लज्जा का विषय है कि आम आदमी का सिर फटा हुआ है, उसे जो है थाने से भगा दिया जाता है। वहीं पर ये दुष्ट राजनेता और धनवान लोग पैसे की दम पर, राजनीतिक ताकत के आधार पर बेचारे मासूम लोगों पर दबाव बनाने के लिए झूठे मुकदमे कायम करा देते हैं। जहां आम आदमी की सुनवाई नहीं होती है, यदि बामुश्किल वो एफआईआर दर्ज कराने में सफल भी हो जाता है तो ठीक ढंग से विवेचना नहीं की जाती है, गिरफ्तारी नहीं की जाती है, चालान नहीं किया जाता है, उसे हर स्तर पर संघर्ष करना पड़ता है। जबकि जो पैसे के बल पर, राजनेता के दबाव के बल पर जो अपराध पंजीबद्ध होते हैं, उसमें यही पुलिस 1 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने के लिए पहुंच जाती है। एक आध व्यक्ति की थोड़ी बहुत गलती भी हो सकती है, लेकिन एक पूरे खानदान का उसमें नाम लिखकर उन्हें गिरफ्तार करने पहुंच जाते हैं। यदि जिसको गिरफ्तार करना है वो नहीं मिलता है तो पूरे परिवार को ये उठा के थाने में पटक देते हैं, जबकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो यह घटिया लोग घटिया कानून के तहत भी जो इनकी विधिक जिम्मेवारी है उसका पालन नहीं करते हैं और उसके वायलेशन में ये गलत काम करते हैं। अब समय आ गया है कि आमूल चूल परिवर्तन हो। अब समय आ गया है कि जब हम अपराध मुक्त भारत बना सकते हैं, जिसमें कि बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज हो, और यदि कोई झूठी एफआईआर करता है तो उसे जेल में सड़ने के लिए बेबस किया जा सके। दूसरी सर्टेनिटी के तहत 15 दिन में अकाट्य साक्ष्यों के साथ, ऐसे साक्ष्य जो आज की पुलिस सोचने की स्थिति में नहीं है, उन साक्ष्यों का संग्रहण भी हो जाएगा, उन्हें हैज वैल्यू से लॉक कर दिया जाएगा और एडमिसिबिलिटी सर्टिफिकेट और चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेट ऑटो जनरेट होके ऑटो अटैच हो जाएंगे और उन एविडेंस को इनफेलिबल बना देंगे। आज की जो सबसे घटिया और डिग्रेडेड टेक्नोलॉजी है, जिसको डीप फेक कहते हैं,
डीप फेक जैसी घटिया टेक्नोलॉजी भी इन एविडेंसों से कोई छेड़खानी नहीं कर पाएगी। लिहाजा 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश किया जाएगा, तो 12 घंटे से लेके 15 दिन के अंदर सर्टेनिटी के साथ चालान पेश होगा। फिर तीसरी जो सर्टेनिटी है कि बिना कोर्ट जाए 3 दिन से लेके 30 दिन में क्राइम फ्री भारत के वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से लोगों को न्याय मिलेगा। यहां पर 2 तरीके की अपील का प्रावधान किया गया है, अपील अगेंस्ट द जजमेंट एंड अपील अगेंस्ट द जज। जब हम अपील अगेंस्ट जज कहते हैं, इसका मतलब है जज धूर्त है, उसने पर्याप्त साक्ष्यों को नजरअंदाज करके गलत निर्णय दिया है। आज आप ऐसा करने की स्थिति में नहीं हैं, आज आप ऐसा करने की बिल्कुल स्थिति में नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है। तो क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो रिपील कर दिया जाएगा, और जो जज ने गलत निर्णय जानबूझ के दिया है उसे डिफेंड करने के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाता है तो उसे महाअभियोग से अभियोजित कर दिया जाएगा, उसे बड़ी संख्या में जो है, बड़ी मात्रा में जो है फाइनेंशियल कंपनसेशन देना होगा और उसकी जजशिप भी चली जाएगी। ऐसा होगा न्याय। चौथी सर्टेनिटी के तहत डिजिटल चित्रगुप्त बनाया गया है, जिसमें इतनी ताकत डाल दी गई है कि उसे हर अपराधी की हर जानकारी 360 डिग्री में प्राप्त होगी। लिहाजा आम आदमी को फंडामेंटल राइट दिया जा रहा है, फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी। और ये राइट जो है, जैसे सभी फंडामेंटल राइट कंडीशनल होते हैं, यह भी एक कंडीशनल राइट होगा। इस कंडीशनल राइट में जैसे ही कोई व्यक्ति अपराध घटित करता है, उसका ये फंडामेंटल राइट सीज कर जाएगा। इट विल सीज टू एग्जिस्ट फॉर हिम द मोमेंट ही कमिट क्राइम। तो अपराध करते ही आपको जो है ये फंडामेंटल राइट आपका विलुप्त हो जाएगा, और वही डिजिटल चित्रगुप्त आपकी एफआईआर भी कर देगा। आप अपना माइक ऑफ करिए, इको आ रहा है। हाँ, और वही जो है आपका वो भी कर देगा। मैं बहुत जल्दी इस बात को समेट रहा हूं, ज्यादा नहीं खींचूंगा, क्योंकि ये मुख्य बात लोगों को समझ में आना चाहिए कि क्यों सब लोगों को इसके पीछे खड़ा होना चाहिए। क्योंकि यदि कोई कारण नहीं है तो फिर राजनीतिक साठगांठ के लिए लोग खड़े होंगे, वो इसका बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। इसलिए ये थोड़ा समझाना बहुत जरूरी है। तो डिजिटल चित्रगुप्त राइट टू प्राइवेसी देगा, और उसके पास इतनी ताकत होगी कि जब अपराधी अपराध करने के लिए निकलेगा, वो अपराध करने की जगह के पहुंचने के पहले उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। इस चौथी सर्टेनिटी को हमने कहा है सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन। मतलब भारत में 2029 तक जो है ऐसे हालात हो जाएंगे कि अपराधी अपराध करने की बात भी नहीं सोच पाएगा। 5वीं सर्टेनिटी के तहत उसका यदि पेट खाली है तो वो जेल जाने के लिए अपराध करेगा। लिहाजा हर अपराधी को रिहैबिलिटेट कर दिया जाएगा, वो एक अच्छे व्यक्ति के तहत जी पाएगा। और इस पूरे सिस्टम में इतनी रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, और सम टोटल ऑफ रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूटेड उसको 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल किया जाएगा। तो इस पूरे मॉडल में इतना ज्यादा जो है रेवेन्यू जनरेट हो रहा है कि भारत सरकार आज जितना कमा पा रही है उससे 10 गुना राशि केवल इसी से आ जाएगी। और 10 गुना राशि जो है पेपर करेंसी फ्री भारत से आएगी, जब भारत सरकार के पास आज की तुलना में 20 गुना ज्यादा धनराशि होगी और भ्रष्टाचार करना संभव नहीं होगा। तब आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे पास पर्याप्त राशि होगी इंटरनल एक्सटर्नल डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। लिहाजा भारत जो है कर मुक्त होगा, क्योंकि हमें कर की धन की जरूरत नहीं होगी। अब इसमें एक डायमेंशन और है कि हर व्यक्ति के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट, दूसरा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। तो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट के कारण किसी व्यक्ति को कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। अज्यूम करिए मिस्टर श्रीकांत, आप जो है डिस्ट्रेस में हैं, आप बीमार पड़ गए हैं, आप आईसीयू में हैं या कहीं पर हैं, और आप किसी कारण से कमा नहीं पा रहे हैं, और एक हाइपोथेटिकली मान लें कि आपके अकाउंट में 0 पैसा है और आपको अपने पेमेंट करना पड़ रहा है मेडिकल बिल्स का, और अज्यूम करते हैं कि आपने 10 लाख रुपए का पेमेंट किया। तो आज की स्थिति में 10 लाख रुपए का आप यदि चेक जारी करेंगे और आपके अकाउंट में पैसा नहीं होगा, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत आपके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध हो जाएगा, आपको जेल भेज दिया जाएगा। जबकि इस नई व्यवस्था में आपके ही कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट, जिसको हम डेबिट अकाउंट कहते हैं, आपके डेबिट अकाउंट में एक 10 लाख की
डेबिट एंट्री करके उतना पैसा आपके अर्निंग अकाउंट में ट्रांसफर करके आपकी चेक क्लियर हो जाएगी, तो भारत कर्ज मुक्त होगा। इसमें यह व्यवस्था भी की गई है कि कोई भी व्यक्ति फेल नहीं होगा। भारत जो है बैंकरप्सी मुक्त भी होगा। भारत में कोई भी जो है व्यक्ति बैंकरप्ट नहीं होगा। क्राइम फ्री भारत का जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी मॉडल है, उसके तहत 5 साल के अंदर हम अपने सबसे गरीब व्यक्ति को 2 लाख रुपए पर मंथ पर परिवार का जो है अर्निंग और क्रय पावर दे पाएंगे। ये इस मॉडल में निहित है। आज जो है 99% लोग 2 लाख रुपए पर मंथ नहीं कमा पा रहे हैं। अब आप अनुमान करिए, यदि सबसे कम कमाने वाला व्यक्ति 2 लाख रुपए पर मंथ कमाएगा तो बाकी लोगों की आमदनी कितनी ज्यादा होगी। भारत समृद्ध होगा। भारत जो है, और इसका जो एग्रीकल्चर मॉडल है उसमें ऐसी व्यवस्था की गई है कि रासायनिक बीज से जो है कृषि मुक्त हो जाएगी और हम बड़ी आसानी से किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना कर पाएंगे। शिक्षा को बदल दिया जाएगा। शिक्षा प्रायोगिक और रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड हो जाएगी। जो व्यक्ति उतना ही पढ़ेगा जितना वो उसको पढ़ना चाहिए और उतने के साथ ही उसका एम्प्लॉयमेंट गारंटेड होगा। लिहाजा नीड बेस्ड शिक्षा होगी। शिक्षा जो है आज की बुकिश शिक्षा नहीं होगी, जिसके तहत पढ़ने वाला व्यक्ति बेकार का आदमी हो जाता है, वो हल से भी चला जाता है और उसे नौकरी मिलती नहीं है। जबकि क्राइम फ्री भारत मॉडल के गारंटेड मॉडल के तहत 2029 तक भारत के हर परिवार को 50,000 वर्थ पर पर्सन मिलेगा और एक परिवार के 4 लोगों को जो है ना एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है। इस प्रकार हर परिवार की जो है इनकम 2 लाख रुपए पर मंथ हो जाएगी और बाकी सब लोगों की इनकम इससे बहुत ज्यादा होगी। इवन जो शासकीय सेवा में लोग हैं उनकी सैलरी इमीडिएटली डबल कर दी जाएगी और उनकी सैलरी से ज्यादा जो उनको पेमेंट होगा, जो वो काम करेंगे उसमें रेवेन्यू स्ट्रीम उनको मिलेगी और सम टोटल ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम विल बी मे बी 10 टाइम्स ऑफ द प्रेजेंट सैलरी। तो 2 टाइम्स तो गारंटेड है, लेकिन उनकी इनकम 10 गुना 20 गुना भी बढ़ सकती है और वो बाहर भी जो है सरकार के ऊपर नहीं जाएगा। मॉडल की एक खासियत है। लिहाजा भारत जो है 21 लक्ष्यों के साथ एक महापरिवर्तित भारत होगा। मेरे ख्याल से हर व्यक्ति का, हर राजनीतिक का, हर समाज सेवी व्यक्ति का, हर बुजुर्ग व्यक्ति का ये सपना होना चाहिए कि उसे और उसके बच्चों को एक महापरिवर्तित भारत मिले। अब मैं अपनी बात को थोड़ी देर के लिए यहाँ विराम देता हूं और मिस्टर श्रीकांत वैष्णव जी को सुनना चाहूंगा कि उनकी क्या रणनीति है, कैसे हम 21 विधाओं के, जिसमें कि राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता भी सम्मिलित हैं, राजनीतिक पार्टियां भी सम्मिलित हैं, कैसे वो इसमें जुड़ सकती हैं। और इसमें कोई सीट शेयरिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जितने लोगों को जोड़ेगा उसके आधार पर ही, मेरिट लिस्ट के आधार पर उसे चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट भी मिलेगा और टिकट भी मिल जाएगा। तो जो जितनी मेहनत करेगा, जितने लोगों को जोड़ेगा, वो जो है अपने आप उसे अपना शेयर मिल जाएगा। ऐसी पावरफुल व्यवस्था है। अब मैं अपने माइक को ऑफ करता हूं और श्रीकांत वैष्णव जी से निवेदन करता हूं कि वो बात को और चर्चा को आगे बढ़ाएं और वो किस तरीके से इस महाअभियान को आम जनता तक पहुंचाना चाहेंगे। जी सर, आपकी बात तो पूरे सुजलाम और सुफलाम और राष्ट्रहित में है। इस बात का मैं पूरा समर्थन करता हूं। पर सवाल यह है कि बात जो है एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर के एक पार्टी को चैलेंज कर रही है, एक एफआईआर से लेकर के उसकी सजा को चैलेंज कर रही है और जो आमदनी है वो 2 लाख रुपए से लेकर के 2 गुना से लेकर 10 गुना तक भी शामिल हो रही है। तो ये जो विषय है इसको क्यों ना पृथक पृथक करके इसको चर्चा में लिया जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे बिंदु आपने शामिल किया है। शिक्षा से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर के, कृषि से लेकर के, रोजगार, सभी विषय शामिल है। इसमें ऐसा कोई विषय नहीं छूटा है जिसमें भारत की उन्नति रुक सके, ऐसा कोई भी कारण नहीं है। पर सवाल होता है कि हम बात करते हैं, सर आप मुझे समय समय पर ऐसा बताते जाइएगा, हम बात करते हैं कार्यकर्ता की, तो कार्यकर्ता ये करता, कार्यकर्ता का काम ही वो है। कार्यकर्ता का काम चुनाव लड़ना नहीं है। राजनीति जो है, चुनाव लड़ने वाले अलग होते हैं, दरी बिछाने वाले, कुर्सी बिछाने वाले, तंबू और पंडाल लगाने वाले,
पर्चा और पोस्टर चिपकाने वाले, कालिख लिखने और कालिख चिपकाने वाले, इनके सबके अलग-अलग काम होते हैं। अब तो इनके विंग्स बन गए हैं, विभाग बना दिए गए हैं। और हम बात करते हैं संगठनात्मक राजनीति की और चुनावी राजनीति की, तो चुनावी राजनीति का मामला एकदम अलग होता है और संगठनात्मक राजनीति का मामला एकदम ही अलग होता है। ये हुआ राजनीति की बात। और राजनीति में हम अभी जो बात कर रहे हैं क्राइम फ्री इंडिया के माध्यम से, क्या हम घोषणाएं कर रहे हैं, क्या योजनाएं बना रहे हैं, क्या हम अपना नया वचन पत्र दे रहे हैं, क्या हम चुनाव लड़ेंगे? तो लड़ेंगे तो कैसे लड़ेंगे, ये हमें सबसे पहले तो स्पष्ट करना होगा। और किन चुनावों को लेकर हम बात कर रहे हैं, किस स्तर के परिवर्तन की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो परिवर्तन हम करना चाहेंगे, ये तो बिना संसद में पहुंचे संभव ही नहीं है। अब संसद में पहुंचने के लिए और कहां से हम एंट्री करेंगे, इसके लिए क्या योजना है, मैं ये समझना चाहूंगा। योजना पे ही रणनीति बनेगी। सवाल पार्टी का है, जो पार्टी अभी किस स्तर पर है, क्या हमारे भी कार्यकर्ता, क्या हम बात करें कि हाँ सभी चुनाव लड़ेंगे हमारे इसमें? नहीं, कार्यकर्ता कार्य करना ही उसका काम है, करता कोई और होता है, ये शब्द से ही क्लियर हो जाता है। और रोजगार की बात करें तो रोजगार तो जो है आज के समय में जो इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही है कि वो रोजगार का अभाव है। और सवाल अपराध का है, जब आदमी असंतुष्ट होता है तो वो अपराध करेगा, तो क्यों ना उसकी संतुष्टता पर ध्यान दिया जाए। और जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी में किस तरीके का क्या काम चल रहा है, हम और आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ न्याय नहीं होता है, यहाँ केवल और केवल समझौता होता है, केवल और केवल यहाँ पर फैसला होता है और फैसले की ही अपील होती है, न्याय की कभी अपील नहीं होती है। जो जस्टिस होता है वो अल्टीमेटली लास्ट होता है, जो अल्टीमेटली होता है, और जो डिसीजन होता है, जजमेंट होता है, वो होते रहता है। आज एक जज ने किया, कल वो 3 जज के सामने जाएगा, फिर 5 के सामने जाएगा, फिर 7 के सामने जाएगा, फिर उसी को संविधान पीठ बोल दिया जाता है। और फिर लोअर कोर्ट है, अपर कोर्ट, ये अपील वाला मामला चलता रहता है। और सवाल करें कंटेम्प्ट की, तो कंटेम्प्ट का भी अलग होता है मामला। ऐसा नहीं कि आपने मेरी बात नहीं माना तो आप मुझे अभी भी डांटे फटकारे और मेरे से काम करवाए, नहीं। अब डांटने फटकारने के लिए मुझे साल 2 साल और चाहिए। जब भी वो बात आप भूल जाएंगे और जिस जज ने जजमेंट दिया था वो जज साहब भी रिटायरमेंट हो जाएंगे। तो जो व्यवस्था बनी है इतनी आसानी से नहीं बनी है, बहुत सोची समझी तरीके की साजिश से बनाई गई है। तो इसे भी साजिश से ही तोड़ना होगा। ये चर्चा का विषय हो सकता है, परंतु जब तक हम जमीनी में ना उतरे तब तक संभव नहीं है। पर जमीन में उतरने के लिए, जमीन के लोगों के लिए क्या हम प्रत्यक्ष फायदा दे सकते हैं? अभी मध्य प्रदेश की बात करें तो पूरा का पूरा प्रशासन का एक सूत्रीय कार्यक्रम चल रहा है, लाडली बहना। छोटा से बड़ा अधिकारी, कर्मचारी से लेकर के बड़ा अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स भी इसमें शामिल है, वो लाडली बहना में लगा हुआ है। मैं लाडली बहना से अभिप्रेत मेरा कोई एक योजना से है, उनका काम इसलिए नहीं किया गया था। हमारा जो है सेकुलर कंट्री है, सोशलिस्ट कंट्री है, कहाँ सोशलिस्ट दिख रहा है? जो यहाँ तो सीधे तौर पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जो विधायक ने 10 करोड़ लगा करके टिकट लिया है, 20 करोड़ लगा करके चुनाव जीता है, तो उसकी पहली प्राथमिकता होगी कि वो 50 करोड़ अपना बनाए, और उसके पास नहीं है तो उसका इन्वेस्टर लगाएगा। तो जनता के बीच में और जनप्रतिनिधि के बीच में कोई संबंध पैदा नहीं हो पा रहा है, कोई रिश्ता नहीं बन पा रहा है। वो तो एक सौदा हो रहा है, आप बिकने को तैयार हो, वो आपको खरीदने को तैयार है, आप अपनी कीमत बोलिए। यहाँ कोई राजनीति काम नहीं आ रही है, वो कोई राजनीति नहीं कर रहा है, वो केवल और केवल एक अपना धंधा कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। आप बिक रहे हो, वो खरीद रहा है। सवाल करें राजनीति की और पार्टी की, ये पार्टी नहीं है, ये अपना गिरोह तंत्र है। इन्हें लोकतंत्र से कोई भी लेना देना नहीं है, एकदम और एकदम गिरोह तंत्र चल रहा है। नागरिक समाज की बात करें हम और छोटी पार्टियां की बात करें तो छोटी पार्टियों का अस्तित्व भी चुनाव के महीने 2 महीने पहले समझ में आता है। अस्तित्व मतलब वो तभी एक्टिव होती हैं, तभी सक्रिय होती है, उससे पहले उन्हें भी कोई लेना देना नहीं है। आज हम बात करते हैं सर 4,500 से भी ज्यादा पार्टियां रजिस्टर है, पर आज हो क्या रहा है देश में? जो लोकतंत्र को बचा सकती है वो छोटी पार्टियां ही है, वो नागरिक समाज ही है, जिसे हम प्रेशर ग्रुप कहते हैं। पर आज उनकी क्या स्थिति है? आज हर वर्ग के लिए संगठन तो बने हैं,
चाहे वो गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा, आदिवासी, शोषित, दलित, वंचित, पर ये मैनेज कहाँ से हो रहे हैं? आज हम कार्यकर्ता की बात करें तो कार्यकर्ता को एक पेड एम्प्लॉय समझा जा रहा है और वो पेड एम्प्लॉय के बतौर काम कर रहा है। हम उसकी समस्या बता रहे हैं पर अपनी समस्या वो कभी नहीं बताता है, और जो बताता है वो समस्या के ऊपर उभर जाता है। ये तो अपनी कैपेसिटी डेवलपमेंट का विषय है। तो अब सवाल आप जो है आप मेरे से कर सकते हैं, हम बिंदुवार चर्चा करेंगे, क्योंकि आपके जो 21 पॉइंट थे वो पॉइंट बहुत अच्छे हैं, सही है। आपने शिक्षा की जगह गुरुकुल की भी बात उसमें कहा है ना? इंस्टेंट जस्टिस की भी बात कहा है। कृषि में जो हम रासायनिक की बात नहीं करेंगे, जो हम वो सब जो है अपना जीवामृत और जो मतलब जो जैविक कृषि की बात कर रहे हैं हम, पर्यावरणीय कृषि की, उस पर भी है। पर होगा कैसे ये? इसके लिए हमारे पास कितने प्रशिक्षक है? हम तो जमीन में काम करने वाले लोग हैं। गांव में तो किसान समझता नहीं है, उसे तो एक सूत्रीय कार्यक्रम दिखता है कि रेडियो में क्या सुना उसने, रेडियो में कौन से मंत्री जी ने क्या कहे हैं, जिस मंत्री जी ने कहे वो उसी की बात मानेगा। हम हमारी विफलता की बात नहीं कर रहे हैं, और जो हमारे विरोधी हैं, हम जिन्हें तथाकथित अपना विरोधी मान रहे हैं, वो कितना सिस्टमैटिक चल रहे हैं, वो किन बातों को लेकर ध्यान में रखते हुए जनता के बीच में उतर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। हम आलोचना बहुत अच्छी कर सकते हैं, आलोचना बहुत अच्छी है, हमारी बात से सभी सहमत है, असहमत भी कोई नहीं है, पर जमीन में कैसे उतरे हम अपना कैसा सैलाब बना सकते हैं, ये बात है। और क्राइम फ्री से लेकर के हम पूरी राजनीति को बदलने की भी बात कर रहे हैं। क्राइम फ्री से शुरू होकर के हम राजनीति को बदलना शुरू कर रहे हैं, और हम भी चुनावी राजनीति की बात कर रहे हैं। संगठनात्मक राजनीति की बात के साथ-साथ हम जो है चुनावी राजनीति की बात कर रहे हैं, और चुनावी राजनीति में हम किन क्षेत्रों को हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये मेरा एक प्रश्न भी है, और बाकी हम चर्चा करेंगे। आप जो पूछना आप अब हम बिंदुवार चर्चा करते हैं, जिसमें चर्चा एक सुचारू रूप से हो सके। चूंकि आपने पूरे 21 पॉइंट बोले, मैं सभी आपके बिंदुओं से सहमत हूँ। जी। श्रीकांत जी, आपने उन सभी संवेदनशील बिंदुओं को धीरे धीरे टच किया है जो किसी के भी जेहन में उठने वाले होंगे, और लोगों को ये जानने की उत्सुकता भी होगी कि ये कैसे होगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, इसके ऊपर 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 में की गई हैं, और जो ये बात है इनके मॉडल डेवलप्ड हैं, इनके समाधान ऑलरेडी विकसित हैं। तो पहली बात तो हमें बताते हैं कि ये कोई घोषणा पत्र नहीं है, ये डेवलप्ड मॉडल हैं जिनमें किसी न किसी स्तर तक वो ऑलरेडी पक चुके हैं, हालांकि उसमें अभी गैप्स हैं। मैं इसमें दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि इन मॉडल को जमीन पर उतारने के लिए जो बात आपके दिमाग में आ रही है कि हमें सत्ता में पहुंचना होगा, तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि वो आवश्यक होगा, लेकिन जो काम आज हो रहा है जिस ढंग से, वो उस ढंग से नहीं होगा। इसमें जो ये मॉडल बने हैं, ये मॉडल ऐसे थोपे नहीं जाएंगे, इसकी एक पूरी प्रक्रिया तय की गई है, उसका भी मॉडल डेवलप किया गया है। मतलब जो मॉडल डेवलप्ड हैं उन्हें लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से उस फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे 15 दिन तक जो है लाइव डिस्कशन होगा, और लाइव डिस्कशन के पीछे मकसद है कि पब्लिक धीरे धीरे एजुकेट हो, क्योंकि हम दूसरे चरण में पब्लिक के पास पहुंच रहे हैं। तो जो ऑलरेडी डेवलप्ड मॉडल हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है, 10-10, 15-15, 20-20 साल से उस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनकी जो एक्सपीरियंसेस है, उनकी जो मेहनत है, उसको जो है महत्व देते हुए पहले चरण में एक्सपर्ट से जो है डिस्कशन और डेलिब्रेशन होगा। उस डेलिब्रेशन से जो तथ्य निकलेंगे, उस तथ्य को इस मॉडल में समावेश करके उसका एक प्रेजेंटेशन किया जाएगा। उस प्रेजेंटेशन के बाद जो है फिर ये ओपन टू पब्लिक हो जाएगा, और लगभग 45 दिन विभिन्न जगहों पर लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से बहुत ढेर सारे सेशंस होंगे, और उसमें
कोशिश की जाएगी कि पब्लिक के जो कंसर्न्स हैं, कंसिडरेशंस हैं, उन सबको हम फिगर आउट कर लें, उन सबको हम पकड़ लें। तो ये दूसरे लेवल के डेलिब्रेशन के बाद उसको फिर से रिफाइन करके उसका एक फिर से प्रेजेंटेशन किया जाएगा, जिसमें पब्लिक के पूरे कंसर्न्स जो है ना वो कैप्चर कर लिए गए हैं। फिर तीसरे चरण में चंद्रगुप्तों के कंसर्न को जो है ना कैप्चर किया जाएगा, और वो भी विधानसभा या पार्लियामेंट के अंदर नहीं। यहां ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि जो भी चंद्रगुप्त स्थापित होगा वो 100% जीतेगा और वो विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री बनेगा। तो जब ये हम चंद्रगुप्तों की बात कर रहे हैं तो विधायक, सांसद से लेके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की बात भी कर रहे हैं। ये सब लोग जो है इस मॉडल से जो पब्लिक के द्वारा रिफाइन होकर सामने आया है, अब इसका डेलिब्रेशन चंद्रगुप्तों से होगा। हर चंद्रगुप्त को बोलना आवश्यक होगा और हर सेशन में बोलना जरूरी होगा। जिनको उस बारे में कोई जानकारी नहीं होगी वो उनको ये कहना पड़ेगा कि इसके बारे में अभी हमें जानकारी नहीं है, हम समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। जब 15 दिन की अवधि में ये कई 15 इटरेशन के बाद जब सहमति बन जाएगी तो उस सहमति के बाद जो है उसे फुल ड्रेस रेसल पहले बाहर किया जाएगा, और फुल ड्रेस रेसल के बाद आप अपना वीडियो ऑन कर ले। फुल ड्रेस रेसल के बाद जो पकी पकाई चीज है उसका फाइनल शो जो है वो विधानसभा और पार्लियामेंट में होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा श्रीकांत जी, कई बार जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दी है कि जब भी उन्हें किसी कानून का इंटरप्रिटेशन करना होता है तो वो पार्लियामेंट में क्या बहस हुई है उसको रेफर करते हैं, और उन्हें ताज्जुब होता है कि पार्लियामेंट में कोई बहस ही नहीं होती है। पार्लियामेंट में पार्टी व्हिप के डंडे का यूज करके जाने किसने जो कानून बनाए हैं वो आप पे थोप दिए जाते हैं। कहने को तो कहा जाता है कि उसे आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बनाया है, जबकि देखा जाए तो ना तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो है उसमें बनाने में कोई भूमिका होती है, ना ही पास करने में भूमिका होती है। उन्हें पार्टी व्हिप के आधार पर उनको हुक्म दिया जाता है कि हर कोई उपस्थित होगा और उसे पार्टी लाइन के आधार पर जो कहा गया है उसमें हाँ कहना है। तो सब कुछ जो है एक ड्रामा के तहत होता है, और ये कानून कौन बना रहा है, इसके ड्राफ्ट कौन बना रहे हैं, यदि लोगों को ये भ्रम है कि ब्यूरोक्रेट बना रहे हैं तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि ब्यूरोक्रेट्स में बी पार्टली कंट्रीब्यूटिंग। इसके ओरिजिनल ड्राफ्ट तो कहीं थर्ड पार्टी से आ रहे हैं, तो वो थर्ड पार्टी कौन है ये बाद में अपन समझेंगे। लेकिन जो ये मॉडल के तहत जो फुल ड्रेस रेसल बाहर होगी और उसके बाद फाइनल शो जो विधानसभा और पार्लियामेंट में होगा, तब तक हमारे जो चंद्रगुप्त हैं वो इतना ज्ञान हासिल कर लेंगे कि वो बड़ी आसानी से, बहुत आसानी से वो ऐसी बहस करेंगे जो राष्ट्र स्तरीय बहस होगी, और फिर हाँ की जीत हुई और ना की हार के सिद्धांत के तहत यह 21 लक्ष्यों के जो 21 मॉडल हैं ये जमीन पर उतर जाएंगे। अब इसमें जो एक मुख्य बात आपने कही थी कि इसका मतलब है कि जीतना होगा, करना होगा, तो यस, मेरा मानना है कि आज की व्यवस्था को जो कि अंग्रेजों ने बनाई थी और भारतीयों को शोषण करने के लिए बनाई थी, यदि कोई भी राष्ट्र प्रेमी सही नेशनलिस्ट यदि नेता होता तो वो अपने देशवासियों के ऊपर गुलामों के नियम कानून कभी नहीं थोपता। तो ये लोग जो है दुष्ट लोग थे, स्वार्थी लोग थे। इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, अपने चारित्रिक पतन के कारण इस देश को दो भागों में बांटा, और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण अंग्रेजों से, और ऐसे अंग्रेजों से जो कि खुद डरे हुए थे और भारत को छोड़ने के लिए मजबूर थे, ऐसे डरे हुए अंग्रेजों से उनकी शर्तों पर सत्ता का हस्तांतरण स्वीकार किया, और हम इतने दुष्ट हैं कि हमने गवर्नर जनरल भी उन्हीं को बनाया। कम से कम पाकिस्तान ने ऐसा तो घटिया काम नहीं किया। और हम इतने घटिया हैं कि जो संविधान बनाया गया उसका 80% काम जो है वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का हिस्सा है। 20% जो हिस्सा जिसमें बाबा अंबेडकर की भूमिका रही है और उसे किसी भी तरीके से कम नहीं आंका जा सकता है, वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल। लेकिन हमारे इन दुष्ट राजनेताओं ने उन्हीं जो है ना फंडामेंटल राइट्स का और उन्हीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का
पुरजोर जो है वायलेशन किया, उसको तो उन्होंने माना ही नहीं है। ऐसे दुष्ट हैं हमारे राजनेता। हमारा ये मानना है कि इन दुष्ट राजनेताओं को कि जो आज राक्षसी व्यवस्था, यदि हम कहें कि धीरे धीरे ये पूरी व्यवस्था राक्षस का रूप धारण कर गई है, इसके सामने आज हर व्यक्ति अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है, घुटन महसूस कर रहा है, महंगाई और हर तरीके की चीजों में वो दबा जा रहा है। ऐसी राक्षसी व्यवस्था की जान एक तोते में है, उस तोते का नाम राजनेता है। जब तक इस राजनेता को पराजित नहीं किया जाएगा, ये राक्षसी व्यवस्था नहीं बदलेगी। राक्षसी व्यवस्था बदलने के लिए हमें इन राजनेताओं को पराजित करना ही होगा। क्राइम फ्री भारत ने उसका भी मॉडल बनाया है कि हम जो है बिना 5 पैसे खर्च किए पब्लिक के सिर पर ताज पहनाते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को हम पराजित कर पाएंगे, और ऐसे राजनेताओं को भी पराजित कर पाएंगे जिन्होंने 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 बार जो है विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ा है और चुनाव जीता है, और मंत्री और मुख्यमंत्री बने हैं, जिनका अपने बारे में मानना है कि चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, मंत्री और मुख्यमंत्री बनना उनकी बापौती है। और उनका तो इसके आगे भी मानना है कि इसके बाद उनके बच्चों की भी बापौती है। ऐसे बापौती वाले राजनेता ये उभरते हुए चंद्रगुप्तों से मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए बेबस होंगे। मैं श्रीकांत जी आपको ये बताना चाहता हूं, नेता सुभाष चंद्र बोस ने बहुत छोटी सी बात रखी थी कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैथिली शरण गुप्त जो है और भी साधारण बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप मेरे फोन नंबर 9425606040 को पहले तो सेव करो, जिससे कोई इमरजेंसी होगी तो ये नंबर आपकी मदद के लिए खड़ा होगा। फिर आप मिस कॉल दीजिए। आपके मिस कॉल पर हम आपको अपराध मुक्त भारत मिशन ऐप की लिंक भेजेंगे। उस लिंक को आप डाउनलोड करिए, अपना फोटो डालिए, अपना नाम लिखिए, अपना बारे में विस्तार से लिखिए, और एरिया कोड डाल के जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आप क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बन जाएंगे। आपको सदस्य की शपथ पूरी करना है, और सदस्य की शपथ जो है कितनी आसान है। देखिए, हमारा सदस्य है कौन, पहले तो ये समझने की बहुत जरूरत है। हमारा सदस्य वह है निरीह प्राणी है, वह है जो कि आज की कुव्यवस्था से पीड़ित है, जो दिन प्रतिदिन सफर कर रहा है, वो व्यक्ति क्राइम फ्री भारत का सदस्य है। देखिए, इसका सदस्य शपथ का जो है ना, मैं थोड़ा सा 3 पार्ट है, मैं उसको स्पष्ट करता हूं। पहला पार्ट उसका कह रहा है, मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि मेरी सोच, मेरा चिंतन, मेरी परिस्थितियों के कारण जो कि बहुत बुरी है, उनके कारण मैं सामने आकर लड़ाई नहीं लड़ सकता हूं। मैं पर्दे के पीछे रहूंगा। मैं पर्दे के पीछे रहकर अपने सदस्य शपथ को पूरा करूंगा, जिसके तहत मुझसे अपेक्षा की जा रही है कि मैं अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, अपने आसपास के युवा साथियों को, अपने आसपास के वरिष्ठ नागरिकों को, समाजसेवी संगठनों आदि से 21 विधाओं से हमें 10 लोगों को प्रतिदिन के हिसाब से 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ने का हम संकल्प और शपथ लेते हैं। और ये संकल्प और शपथ भी ऐसा नहीं है कि आपको 90 जोड़ना ही है। आप संकल्प और शपथ ले रहे हैं कि हम जोड़ेंगे, जोड़ने का प्रयास करेंगे, और जितने लोगों को भी जोड़ेंगे उनको ऊर्जाकृत करेंगे, संकल्पित करेंगे, शपथकृत करेंगे। और जोड़ने के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जो लोग जुड़े हैं वो अपनी शपथ का भी पालन करें। और इसके लिए भी मॉडल दिया गया है कि जो लोग जुड़ते जाएं उनके जो है मैं ही जो है ग्रुप क्रिएट कर दूंगा और उनको एडमिन बनाते जाएंगे, जिससे कि एक दूसरे को हम ये देख सकें कि सामने वाले ने 10 लोगों को जोड़ लिया कि नहीं जोड़ लिया है, उसने आगे 10 लोगों को जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है। इस तरीके की जो चेन है, यदि मैंने वो चेन बना दी तो हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे, जिसमें 90 करोड़ को किसी को भी नहीं जोड़ना है, मात्र 9 करोड़ को 10 लोगों को जोड़ना है। तो जो भी बहुत आसान है। इतने बड़े 21 लक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत के लिए
10 लोगों को जोड़ना बच्चों का खेल है। 4-5 लोग तो एक परिवार के ही हो जाते हैं, 1-2 रिश्तेदार, 1-2 पड़ोसी, एक आध मित्र, एक आध कुछ ना कुछ मिला के, तो 10 लोगों को जोड़ना कदापि कठिन नहीं है, और वो महापरिवर्तित भारत के लिए तो बिल्कुल भी कठिन नहीं है, जिसमें सबसे गरीब परिवार 2029 तक 2 लाख वर्थ ऑफ परचेजिंग पावर उसको मिल जाएगी, जहां अभी देखा जाए तो 1% से कम लोगों की जो है ना 2 लाख से ऊपर आमदनी होगी। 1% लोग भी संभवतः नहीं होंगे। तो भारत की समृद्धि कहां पहुंचेगी, भारत की शिक्षा कहां पहुंचेगी, भारत की न्याय व्यवस्था कहां पहुंचेगी, भारत में एक सुकून का माहौल होगा। ऐसे महापरिवर्तित भारत के लिए क्या हम लोग अपने ही परिवार के, अपने ही रिश्तेदार, अपने ही मित्र, अपने ही पड़ोसी, अपने ही युवा साथी, अपने ही वरिष्ठ नागरिक, अपने ही समाज सेवी संगठनों को जोड़ के 10 लोगों को जोड़ना क्या कठिन है? ये बेहद ही सरल काम है। देखिए, शपथ को मैं थोड़ा सा एनालाइज करता हूं कि ये बहुत जरूरी है। देखिए, यदि हम ये माने कि मैथिली शरण गुप्त ने आज ही ये शपथ चालू की और हमने श्रीकांत वैष्णव जी को जोड़ा और 8 और लोगों को जोड़ा, उन्हें हमने ऊर्जाकृत किया, संकल्पित किया, शपथकृत किया, तो आज हम श्रीकांत जी, आज शाम तक हम 10 हो जाएंगे। वो 10 के 10 जो है वो ऊर्जाकृत हैं, संकल्पित हैं, शपथकृत हैं, और वो कमिटेड है कि वो अपने ही परिवार के, अपने से जुड़े लोगों को 10 लोगों को जोड़ेंगे। तो हम दूसरे दिन 100 हो जाएंगे, तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, 5वें दिन 1 लाख, 6वें दिन 10 लाख, 7वें दिन 1 करोड़, 8वें दिन 10 करोड़, 9वें दिन 100 करोड़। आपके जहन में जरूर ये प्रश्न उठेगा कि आप इतने वरिष्ठ पदों पर रहे हैं, आपने इतने सारी डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल किया है, क्या लोग मैथमेटिक्स हैं? क्या मैथमेटिक्स के आधार पर लोगों को जोड़ा जा सकता है? ये आपको बच्चों का खेल समझ में आएगा, लेकिन अभी हम इसको यदि रिवर्स ढंग से समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बच्चों का खेल है, ये शुद्ध बच्चों का खेल है, केवल हमें अपना काम करना है। तो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जो 9वें दिन 9 करोड़ लोग 10 लोगों को जोड़कर 90 करोड़ लोगों को जोड़ रहे हैं, और इस प्रकार हम 100 करोड़ हो रहे हैं। उनके पास जोड़ने के लिए अब कोई दिन नहीं बचा है। इसका मतलब है 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है, सिर्फ खुद को जोड़ लेना है। क्या इतने बड़े महापरिवर्तन के लिए खुद को जोड़ना कठिन है? ये एक बहुत, कोई भी बच्चा कह सकता है कि ये बहुत ही आसान काम है। अब हम 8वें दिन की बात करते हैं। 8वें दिन जो 9 करोड़ लोग ने 10 लोगों को जोड़ के 90 करोड़ लोगों को जोड़ा है, तो 9 करोड़ लोगों के पास केवल एक ही दिन बचा हुआ है, उन्हें 10 लोगों को जोड़ना है। तो जैसा अपन ने चर्चा की है, क्या 10 लोगों को जोड़ना कठिन है? अब हम नंबर 1 पे चलते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने इसको शुरू किया है, और मैथिली शरण गुप्त के पास पूरे 9 दिन हैं, और मैथिली शरण गुप्त की सदस्य शपथ है कि वो प्रतिदिन 10 लोगों को जोड़ेंगे। लिहाजा एक व्यक्ति को, मात्र एक व्यक्ति को 10-10 के मान से 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ना है, मात्र एक व्यक्ति को। और हम शपथ क्या ले रहे हैं कि हर व्यक्ति 90 लोग जोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन मॉडल क्या कह रहा है कि केवल एक ही व्यक्ति को 90 लोगों को जोड़ना है। श्रीकांत जी जो पहले दिन जो है जुड़े हैं, उनके पास बच रहे हैं 8 दिन। तो 10 प्रतिदिन के हिसाब से इन 9 लोगों को, मात्र 9 लोगों को ही 8 दिन में 10-10 के हिसाब से 80 लोगों को जोड़ना है, मात्र 9 लोगों को ही 80 लोगों को जोड़ना है। दूसरे दिन जो 90 लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 7 दिन बच रहे हैं, और 10 प्रतिदिन के हिसाब से ऐसे 90 लोगों को, मात्र 90 लोगों को ही 70 लोगों को जोड़ना है। तीसरे दिन जो 900 लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 6 दिन बच रहे हैं, और 10 प्रतिदिन के हिसाब से इन 900 लोगों को, मात्र 900 लोगों को ही 60 लोगों को जोड़ना है। अगले दिन, चौथे दिन 9000 लोग जुड़ रहे हैं, और दिन बच रहे हैं 5, और 10 प्रतिदिन के हिसाब से मात्र 9000 लोगों को ही 50-50 लोगों को जोड़ना है। 5वें दिन जुड़ रहे हैं 90,000 लोग, और दिन बच रहे हैं 4, 10 के हिसाब से 40 लोगों को जोड़ना है, तो मात्र 90,000 लोगों को ही 40 को जोड़ना है। अगले दिन जुड़ रहे हैं 9 लाख, और दिन बच रहे हैं 3, 9 लाख लोगों को ही 30-30 को जोड़ना है। अगले दिन जुड़ रहे हैं 90 लाख, और दिन बच रहे हैं 2, केवल 90 लाख लोगों को ही 20 लोगों को जोड़ना है। अगले दिन जुड़ रहे हैं 9 करोड़, और दिन बच रहा है 1, 9 करोड़ लोगों को मात्र 10 लोगों को जोड़ना है।
अगले दिन जुड़ रहे हैं 90 करोड़, और चूंकि और कोई दिन नहीं बचा है तो 90 करोड़ लोगों को मात्र जुड़ना है। मैं 1 मिनट के लिए अपना माइक ऑफ कर रहा हूं और आपसे सुनना चाहूंगा महत्वपूर्ण जो है ना परिवर्तन के लिए क्या हमें ये कठिन काम है या बहुत सरल काम है? मैं इसमें आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। सरल काम तो इसलिए है, इतना अच्छे से अपने प्लान को डिजाइन किया हुआ है जिससे किसी को एहसास भी ना हो और काम भी हो जाए, और यही एक अच्छे काम को करने का तरीका होता है और बड़े काम को करने का तरीका होता है। और बात करते हैं आपके और हमारे और हम सबके इस विराट संकल्प की, जो कि एक सामान्य जनसाधारण से होकर गुजर रहा है, इससे वो उतना ही हिस्सेदार साबित होगा जितना कि इसे बनाने वाला होता है। तो मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं और बहुत जल्दी हम इस काम में लगेंगे और काम करेंगे, और वो दिन भी दूर नहीं है जब हमारा संकल्प पूरा होगा और राष्ट्र में सुजलाम और सुफलाम स्थापित होगा। कभी ऐसा विचार किसी के मन में आया है तो आज वो आगे बढ़ रहा है। मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। पर बहुत अच्छा ये जो सिस्टम बना है, बहुत अच्छा बना है जी। बहुत सुंदर बात आपने माइक आपको ऑफ कर, आपने बहुत सुंदर बात कही है और अब हम इसको 5 मिनट के अंदर जो है ना समाप्त करेंगे। हम सेशन 2 और सेशन 3 रखेंगे जिसमें हर बार एक एक आपके जो पॉइंट मुद्दे उठाए गए हैं उसका हम विस्तार से जवाब देंगे, क्योंकि इतने सारे मुद्दों को 1 घंटे की छोटी अवधि में समेटना लगभग नामुमकिन है। लिहाजा मैं जो है बस छोटी सी बात को रखकर इस बात को जो है ना इस सेशन को समाप्त करने के लिए जो है ना आप लोगों से प्रार्थना करूंगा, लेकिन उस बात को जरूर समझाना चाहूंगा। यहां पर जो व्यक्ति है, सदस्य हमने बता दिया कि सदस्य एक वो व्यक्ति है जो बेहद ही डरा हुआ है, बेहद ही घबराया हुआ है, बेहद ही जो है उसकी परिस्थितियां खतरनाक हैं, उसको जो है महंगाई की मार में वो डरा हुआ है, उसको जो है ना अपने बच्चों की शादी करना है, नौकरी करना है, पेट पालना है, ऐसा डरा हुआ सदस्य है। उसे अपने ही परिवार के अपने रिश्तेदारों को जोड़कर 10-10 के हिसाब से 90 लोगों को जोड़ना नहीं है, जोड़ने का प्रयास करना है। क्यों? क्योंकि मॉडल तो कह रहा है कि 90 करोड़ 90% को केवल किसी को नहीं जोड़ना है, मात्र जुड़ जाना है। तो पहले उसे खुद जुड़ना है और फिर कोशिश करना है कि हम 10 लोगों को जोड़ें। 10 लोगों को जोड़ लिया तो 99% काम हो गया। यदि आपने 20 लोगों को जोड़ दिया तो आप मान लीजिए कि आपको 99.99% काम हो गया। तो हमें बड़ी आसानी से ये काम करना है। अब हम उठते हैं चंद्रगुप्तों की। तो चंद्रगुप्त कौन है? इसमें यह व्यवस्था की गई है कि यदि आप क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़कर मात्र एक व्यक्ति को जोड़ते हैं, मात्र एक व्यक्ति को, तो उसे मोहल्ला अधिकारी का जो है ऐप जो है टाइटल दे देता है, मात्र एक व्यक्ति को जोड़ने पर। यदि आप 3 व्यक्ति को जोड़ेंगे तो वो आपको टाउन अधिकारी का वो देता टाइटल देता है। यदि आप 5 लोगों को जोड़ेंगे तो आपको ब्लॉक अधिकारी बनाता है। यदि आप 10 को जोड़ेंगे तो वो आपको जिला अधिकारी बनाता है। 50 को जोड़ते हैं तो राज्य अधिकारी बनाता है। 100 को जोड़ते हैं तो राष्ट्रीय अधिकारी बनाता है। और हर एक व्यक्ति को जो प्रतिदिन सबसे अधिक लोगों को जोड़ता है, उसमें मेरे तरफ से जो है उसको एक कमेंडेशन सर्टिफिकेट कि उसने इतना अच्छा काम किया है, वो भी प्रतिदिन एक व्यक्ति को, सबसे अधिक लोगों को जोड़ने वाले को वो कमेंडेशन सर्टिफिकेट भी मिलता है। अब 100 लोगों को जोड़ने के बाद आपकी यात्रा प्रारंभ होती है चंद्रगुप्त की। और चंद्रगुप्त एक खुला कंपटीशन है। यदि आपको जो है 21 विधाओं के जो जिस क्षेत्र से आप जुड़े हैं उनके बीच में आपको जाना है, उनके पास जो है आपको अपने शब्दों में बात नहीं रखना है। क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिसमें 4000 से अधिक वीडियो हैं जो बता रहे हैं कि इन 21 मॉडल्स को कैसे जमीन पर उतारा जाएगा। इसमें यदि आप पीछे के वीडियो देखेंगे तो हम टेक्नोक्रेट से बात कर रहे हैं, हम बच्चों से बात कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजी डिजाइन करने की है। तो वो टेक्नोलॉजी भी बनी पड़ी हुई है।
आप उसके विस्तार को भी समझ पाएंगे यदि पीछे के टेक्नोलॉजिकल सेशन के वीडियोस आप देखेंगे तो जो 100 लोगों को से जोड़ के आगे बढ़ने वाला व्यक्ति है वो एक ओपन कंपटीशन है। उसे अपने लोगों के बीच में जाना है, उन्हीं के हालत में बैठना है। आज के जो राजनेता कर रहे हैं हमें वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हम एक भी आम सभा नहीं करेंगे, हमारा एक भी जो है ना इंटरव्यू या चीज जो है पेपर में छपने की जरूरत नहीं है, हमें किसी भी चैनल पे आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर चंद्रगुप्त अपने आप को स्थापित करेगा, हमारा प्रतिनिधि उसके पास पहुंचेगा, उसको एक सल्यूट करेगा और एक चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देगा कि आप महान हैं, आपने इस कंपटीशन में 230 में आ गए हैं मध्य प्रदेश की स्थिति में, तो आप चंद्रगुप्त बन गए हैं। और वो दूसरी जेब से निकाल के उसे विधानसभा का टिकट दे देगा। आज देखिए विधानसभा के टिकट के लिए कितनी मारामारी है। आपने स्वयं कहा है कि 10 करोड़ रुपए तो टिकट लेने के लिए लग जाते हैं, फिर 20-30 करोड़ रुपए जो है ना खर्च करना पड़ता है चुनाव में। अभी देखो उसको जुड़ने के लिए 5 पैसे खर्च नहीं हुए, उसको जो है चंद्रगुप्त बनने में 5 पैसे खर्च नहीं हुए, चंद्रगुप्त की यात्रा प्रारंभ करने में। और वो लोगों के बीच में जा रहा है, उनके बीच में बैठ रहा है, उन्हीं की चाय पी रहा है, तो उसमें भी उसके 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे, बल्कि एक आत्मीयता विकसित हो रही है। राइट? तो बिना 5 पैसे खर्च किए खुद चल के टिकट उसके पास पहुंच जा रहा है, तो आपके 10 करोड़ तो वो बच गए। अब देखिए कितनी प्यारी बात है, मैथिली शरण गुप्ता अपने चंद्रगुप्त से कह रहे हैं कि भाई साहब हमने आपको टिकट दे दिया, आपने नामांकन भर दिया, आप प्रत्याशी हो गए हैं, लेकिन आप प्रत्याशी हैं इस तथ्य को आप गोपनीय रखेंगे। तो हर सामान्य व्यक्ति के दिमाग में यह बात उठेगी कि भैया प्रत्याशी है, बाकी लोग तो रमतूला लगा के बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा रहे हैं, वो ऑटो में जो है ना माइक लगा के कह रहे हैं कि हमारा फलाना प्रत्याशी, उसको वोट दीजिए, और आप इसका उल्टा कर रहे हैं। आपने टिकट दे दिया, ये अच्छी बात है, वो प्रत्याशी बन गया, ये अच्छी बात है, लेकिन आप तो उसे प्रतिबंधित कर रहे हैं कि आप अपना चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। तो मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि यदि वो चुनाव प्रचार करेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा 1000 लोगों को जोड़ेगा। यदि 1000 लोग उसको वोट दे देंगे तो उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। लिहाजा, और क्योंकि बाकी लोग जो है जो उसको सदस्य शपथ के तहत वोट देने वाले हैं, जब आप अपने लिए वोट मांगने जाएंगे तो वो कहेगा कि मेरे यहां तो आए नहीं, मैं क्यों वोट दूं। लिहाजा प्रत्याशी को ये गोपनीय रखना होगा कि वो प्रत्याशी है, वो लगातार मेहनत करेगा, वो लगातार संगोष्ठियां करेगा, वो लगातार जो है ना वीडियो दिखाएगा, वो जो है उनके प्रश्नों को नोट करेगा, और मुझे जो है उनसे लाइव कराएगा, जिससे हम उनके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। तो हर व्यक्ति मैथिली शरण गुप्त अध्यक्ष क्राइम फ्री भारत से डायरेक्टली 1-to-1 कनेक्ट महसूस कर पाएंगे, और उनके प्रश्न, चूंकि हमने सब सॉल्यूशन डिजाइन किए हुए हैं, लिहाजा मैं उनके प्रश्नों का बड़ी बारीकी से कन्विंसिंगली जवाब दे पाऊंगा। तो एक डीजीपी रैंक का अधिकारी जिसने 37 साल जहां जहां भी काम किया, वहां पर जो है ना एक अलग तरीके का जो है ना सिस्टम इजाद किया है, उस व्यक्ति की अपनी एक विश्वसनीयता है। यदि आप किसी व्यक्ति से जाके पूछेंगे जहां हम पोस्टेड रहे हैं, वहां के लोग क्या बताएंगे, और बाकी जो है ना यदि आप पुलिस विभाग से किसी से पूछेंगे, वो मैथिली शरण गुप्त के बारे में बताएंगे कि मैथिली शरण गुप्त है कौन सी शख्सियत। मुझे कई बार लगता है कि ईश्वरी शक्ति ने मुझे इस काम के लिए ही तराशा था, अन्यथा कोई कारण नहीं था कि कोई ब्यूरोक्रेट इस तरीके का हो। अब आप आगे चलिए, तो हम आपसे कह रहे हैं कि आपको अपना प्रत्याशी होने को जाहिर नहीं करना है। इसका मतलब है कि आपके 20 करोड़ रुपए बच गए ना चुनाव प्रचार के, बच गए कि नहीं बच गए? और सर मुझे ऐसा लगता है जो चुनावी राजनीतिक है और जो अपना चुनावी समीकरण को लेकर हमें एक अलग से अपना एक सेशन लेना होगा, जिसपे हम अभी कर लेंगे। हम जस्ट जो है अभी 1 मिनट में कंक्लूड कर रहे हैं, और फिर हम एक एक मुद्दे पर आपके साथ ही लाइव सेशन करेंगे, और उसमें दूसरे एक्सपर्ट्स को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे, आपके जो दूसरे साथी हैं उनको भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। अभी ये बात बिल्कुल खत्म हो रही है, बस 1 मिनट में एक्सप्लेन मैं कर देना चाहता हूं। तो जो हमारा चंद्रगुप्त है, जब वो अपना ये बात भी गोपनीय रख रहा है कि मैं प्रत्याशी हूं, तो अब 2 सवाल उठते हैं। एक पहला तो सवाल ये उठता है कि उसके 20 करोड़ बच गए, तो 10 करोड़ टिकट मिलने के बच गए, टिकट लेने के बच गए, और 20 करोड़ प्रचार के बच गए, उसके पूरे 30 करोड़ बच गए, उसकी रिस्क 0 है। राइट?
उसने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, उसे किसी से कोई जो है ना पैसे उसने कर्ज नहीं लिए हैं, उसका जीरो इन्वेस्टमेंट वाला प्लान है। अब सवाल उठता है कि वो जीतेगा कैसे? तो इसका जो राज जो छिपा हुआ है वो सदस्य शपथ में छिपा हुआ है। अभी हमने सदस्य शपथ का पहला हिस्सा कहा था। पहला हिस्सा क्या था कि मैं पर्दे के पीछे रहते हुए 10 लोगों को प्रतिदिन के हिसाब से 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ूंगा। अब इस शपथ का दूसरा हिस्सा है जिसका इससे कुछ लेना देना नहीं है, केवल ये आपको इंटरनली स्ट्रांग कर रहा है। तो शपथ का दूसरा हिस्सा कह रहा है कि मैं भारत माता की शपथ ले रहा हूं कि मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करूंगा और प्रतिदिन एक वीडियो को अपने स्वार्थ के लिए देखूंगा, क्योंकि जो लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं वो कहते हैं कहां चक्कर में पड़े हुए हो, 75 सालों में ये नहीं हुआ, इतने बड़े बड़े लोग आए उन्होंने कुछ नहीं किया, मैथिली शरण गुप्त किस खेत की मूली है। तो इन सब चीजों से लोगों को जो जुड़े हुए हैं उनमें वो एनर्जी नहीं आ पाती है, वो अपने आप को जो है उनमें हताशा पैदा होती है, उनमें बेबसी पैदा होती है, उनमें जो है ना एक डिप्रेशन पैदा होता है। उन्हें खुद एक कई बार लगने लग जाता है कि मालूम नहीं ये मॉडल काम करेगा कि नहीं करेगा। इसके कारण जो है उनको कहा गया है कि आप एक वीडियो को जो आपको पसंद है उसको देखिए और इससे आपकी ऊर्जा, आपका कमिटमेंट और आपका डेडिकेशन बढ़ेगा। तो ये शपथ का जो दूसरा हिस्सा है यह आपको अंदर से स्ट्रांग करने का है। अब हम शपथ के तीसरे हिस्से पे जाते हैं जो क्रिटिकल हिस्सा है, जो इस जीत का आधार बनता है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि सदस्य शपथ ले रहा है कि भैया मैं तो पर्दे के पीछे रहने वाला व्यक्ति हूं और मैं मेहनत करूंगा कि 90 लोगों को जोड़ दूं, लेकिन हमारे जो साथी इन 21 विधाओं के लोगों के पास जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, 2 हों, 4 हों, 5 हों, 10 हों, उनको वीडियो दिखा रहे हैं, उनके नाम, पते और मोबाइल नंबर नोट करके उनके हस्ताक्षर ले रहे हैं और वीडियो देखने के बाद उनके दिमाग में क्या प्रश्न है वो पूछ रहे हैं और फिर वहीं से वीडियो के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त को कनेक्ट करके मैथिली शरण गुप्त के माध्यम से उन्हें जवाब दिला रहे हैं। ऐसे जो है लोग जो लोगों को जोड़ते जाएंगे और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की मेरिट लिस्ट में जो आ जाएंगे और जो चंद्रगुप्त बनेंगे और जो चंद्रगुप्त हमारे क्षेत्र को अलर्ट होगा वो हमारे चुनाव क्षेत्र का चंद्रगुप्त कहलाएगा। अब ये शपथ ले रहा है, मैं शपथ लेता हूं कि जो भी अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर हमारे क्षेत्र का चंद्रगुप्त घोषित होगा, मैं छत पर चढ़ूंगा, थाली बजाऊंगा, दीपक जलाऊंगा और गगन वेदी उद्घोष करूंगा कि श्रीकांत वैष्णव जी हमारे चंद्रगुप्त हैं। मैं उन्हें संकल्प, शपथ और गगन वेदी उद्घोष से विजयी बनाऊंगा। मैं यह भी शपथ लेता हूं कि जिस दिन पोलिंग होगी उस दिन मैं पोलिंग बूथ पर जाकर अपने चंद्रगुप्त श्री श्रीकांत वैष्णव के ईवीएम मशीन में उनके सामने बटन दबाऊंगा। और इतना ही नहीं, हम बारीकी से पेपर ट्रेल को भी देखेंगे, क्योंकि ये दुष्ट देशों में कितनी गड़बड़ियां हैं ये अनुमान लगाना बहुत मुश्किल काम है। इनके सॉफ्टवेयर कंट्रोल हो रहे हैं जर्मनी से, कहां से जो है ना रिमोट कमांड के माध्यम से ये आंकड़ा बदल सकते हैं, इस बात का किसी दूसरे को एहसास हो ना हो, मैथिली शरण गुप्त को 200% एहसास है। लिहाजा इसी शपथ के 2 सब हिस्से हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो कह रहे हैं कि मैंने श्रीकांत वैष्णव जी के, जो कि हमारे चंद्रगुप्त हैं, मैंने बटन दबाया और पेपर ट्रेल को देखा और उस पेपर ट्रेल को जो है पाया कि पेपर ट्रेल हमारे चंद्रगुप्त श्रीकांत वैष्णव जी की ही है। तब भी मैं एक शपथ पत्र भरूंगा कि मैं स्वयं शपथ पूर्वक कहता हूं कि मैंने इतने बज के इतने मिनट मतदान क्रमांक फलाने खलाने पर अपने चंद्रगुप्त को वोट दिया और जो पेपर ट्रेल गिरी वो भी चंद्रगुप्त की है। मैं ये शपथ पूर्वक बयान करता हूं, सिग्नेचर करके उसका फोटो लेके ऐप पर और मेरे पास डायरेक्टली टेलीग्राम पर भी भेजेगा। अब आप ये पूछेंगे कि ऐसा क्यों करना है? ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दुष्ट लोगों ने कानून बना के रखा हुआ है, नियम बना लिया है कि हम 5% से ज्यादा में काउंटिंग नहीं करेंगे। यदि हम गड़बड़ी 100 में करेंगे और 5% में ही हम रिकाउंटिंग करेंगे, पेपर ट्रेल की काउंटिंग करेंगे, तो 95% की गड़बड़ी से तो जो ये चाहेंगे वही परिणाम सामने आएंगे। तो जब हमारे पास
इंडिविजुअल व्यक्ति के शपथ पत्र होंगे तो हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी दबाव डाल पाएंगे कि पेपर काउंटिंग करे, और यदि चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसी कारण से नहीं हमारी बात मानता है तो हम उन शपथ पत्रों के साथ कोर्ट से आदेश करा पाएंगे, और हमें 100% केसेस में जहां पर भी ईवीएम मशीन के जोड़ में गड़बड़ी दिखाई देगी हम निश्चित तौर पर न्यायालय से आदेश प्राप्त कर पाएंगे। तो ये ईवीएम मशीन की पार्ट 1 गड़बड़ी को भी हैंडल कर रहा है। अब पार्ट 2 गड़बड़ी पे आते हैं। यदि जो है हमने अपने चंद्रगुप्त श्रीकांत वैष्णव का के सामने जो बटन है उसको दबाया और पेपर ट्रेल में कमल का फूल निकला, तब हम शपथ पत्र जो है पोलिंग अधिकारी के नाम पे बनाएंगे कि पोलिंग अधिकारी फलाना फलाना, मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं, मैं सो एंड सो, मैंने अपने चंद्रगुप्त श्रीकांत जो है ना वैष्णव जी के बटन दबा के वोट दिया, और जब पेपर ट्रेल नीचे गिरी तो उसमें कमल का फूल छपा हुआ था। इसका मतलब है यह मशीन बग्ड है, लिहाजा इस मशीन को जब्त किया जाए, चुनाव को रद्द किया जाए। मुझे पूरी तरह से मालूम है कि ये पोलिंग अधिकारियों की कोई औकात नहीं है। 1952 का जो पहला चुनाव हुआ था उसमें भी बूथ कैप्चरिंग की गई थी। तो हम लोग तो शुद्ध दुष्ट लोग हैं, अपने पेट के लिए नौकरी करते हैं, हमारा देशभक्ति कहीं नहीं है, तो उस पोलिंग अधिकारी से मुझे कोई अपेक्षा नहीं है। हम तो सिर्फ प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। वो जो है उसी को इस ऐप पर भी अपलोड करेगा और मुझे डायरेक्टली 9425606040 पर टेलीग्राम पर भी भेज देगा। तो यदि उसने 9 बजे ये काम किया है तो 9:01 के पहले ही वो हमारे पास पहुंच जाएगा। हमारा वकील जो है कोर्ट में खड़ा रहेगा, वो कहेगा हुजूर ये 5वां शपथ पत्र, हुजूर अब ये 20वां शपथ पत्र, हुजूर अब 1000वां समाज। तो कभी ना कभी तो कोर्ट जागेगी और आदेश करेगी कि इसमें अपराध का पंजीयन किया जाए, मशीन जब्त किया जाए और चुनाव रद्द किया जाए। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि हमने 100 करोड़ का आंकड़ा आपको समझा दिया, कितनी आसानी से ये संभव है ये समझा दिया। जो हमारे लोग हैं उन्हें कुछ मेहनत नहीं करना है, क्योंकि वो जो है ना इन 21 लक्ष्यों को जनता को नहीं समझा पाएंगे। लिहाजा हम उसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो सिर्फ उनके पास जाएं, एक हमारे संपर्क के साधन बने और चंद्रगुप्त का कारण बने, और समझाने का काम मैथिली शरण गुप्त का है, मॉडल बनाने का काम और मॉडल को रिफाइन करने का काम भी मैथिली शरण गुप्त का है। तो जो प्रधानमंत्री भी बनेगा उसका भी ये काम नहीं रहेगा। जो हमने रणनीति बनाई है उस रणनीति के साथ जो है हम इस मॉडल को जो है ना जमीन पे उतार पाएंगे। अब मैं यहाँ पर इस चक्र में जो है विराम लेता हूं और आपको कंक्लूडिंग रिमार्क देने के साथ इस सेशन को समाप्त करूंगा, और इसके बाद अगले सेशन पे हम इसको दोबारा आगे ले जाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे इस मंच दिया, और आपका पुनः धन्यवाद जो आपने मुझे इतना समय दिया। नमस्कार। तो एक बार फिर से हम अपने भारतवासियों का आह्वान करते हैं कि अपने स्वयं के लिए, अपने बच्चों के लिए, इस महापरिवर्तन के लिए जागिए। आप किसी दल के जो अंधभक्त मत बनिए, किसी व्यक्ति के जो है अंधभक्त मत बनिए, किसी दल के गुलाम मत बनिए। कहीं ऐसा ना हो ये महापरिवर्तन भविष्यवाणी कर दे कि मैं तो आपका दरवाजा खटखटाया हूं, आप लोग इतने निष्क्रिय लोग हैं, इतने बुजदिल लोग हैं, इतने अंधभक्त लोग हैं, इतने दल गुलाम लोग हैं कि मैं महापरिवर्तन आकाशवाणी करता हूं कि अभी आपके पाप का घड़ा भरा नहीं है। आपको और आपके बच्चों को इन्हीं दुष्ट राजनेताओं से लाते जूते और अत्याचार सहना है। मैं महापरिवर्तन इस भविष्यवाणी, इस आकाशवाणी के साथ वापस जा रहा हूं। 100 वर्षों के बाद दोबारा आऊंगा, उस समय फिर से परखूंगा कि क्या आप लोग जागृत हो गए हैं, क्या आप लोग क्रियाशील हो गए हैं। तब तक 100 वर्षों तक मेरे ख्याल से 4 जनरेशन निकलेंगी। यदि हम निष्क्रिय हो गए तो आने वाली 4 जनरेशन हमें कभी माफ नहीं करेंगी। वो इस बात को जो है महसूस करेंगी कि हम घटिया माँ बाप की औलाद हैं जिन्होंने इस बड़े अवसर को खोने दिया। मैं इसी प्रार्थना के साथ सभी समस्त भारतवासियों का आह्वान करता हूं कि इस महापरिवर्तन के लिए, इस अपने स्वयं के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, विशेष तौर पर मैं बुजुर्ग जो है साथियों से कहता हूं कि आपके जीने का मकसद अपने बच्चों का अच्छा भविष्य देना है। हमारे सभी बुजुर्ग साथी अपनी पूरी शक्ति लगा दें और इसको जन जन तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं भी सभी साथियों का क्रांतिकारी आमंत्रण करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।